हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम इंग्लिश और संस्कृत से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हुए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिल सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपके एग्जाम्स में 10 नंबर में आता है इंग्लिश और 10 नंबर में आता है संस्कृत। तो ये आज का हम जो लेक्चर देखेंगे इसमें 2018 जो 27 मई 2018 को शिक्षक भर्ती का पेपर हुआ था उसके हमने 10-10 क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ किड, ड्रोन, ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। यानी जो मैस्कुलिन फॉर्म लिखना था ये बी, यहाँ पे लिख लीजिएगा। बी मीन्स होता है मधुमक्खी, यानी इसका मैस्कुलिन फॉर्म लिखना है। क्या होगा ये बताना है। किड होगा, ड्रोन होगा, या ए एंड बी दोनों ऑप्शन होंगे, नन ऑफ द अबव। तो मैस्कुलिन फॉर्म किड, इसका बी का क्या होगा, ड्रोन हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगर बी का मैस्कुलिन फॉर्म पूछ लिया जाए तब क्या लगाएंगे, ड्रोन, DRONE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पैसेज दिया हुआ है कॉम्प्रहेंशन, उसमें रीड करने के बाद आंसर निकालना है। तो एक बार इसको रीड कर, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डिड द लिनार्डो द विंसी डिजाइन इन 1478। शायद एक ही क्वेश्चन दिया होगा, एक ही क्वेश्चन है। तो यहां से इस लाइन को देख लेते हैं, व्हाट डिड द लिनार्डो द विंसी डिजाइन इन 1478। तो यहाँ पे ढूंढते हैं कि 1478 कहाँ पे लिखा हुआ, ये मिल गया। देन इन 1478 द आर्टिस्ट एंड इन्वेंटर लिनार्डो द विंसी डिजाइंड अ सेल्फ प्रोपेलर व्हीकल। तो यहाँ से आंसर इस लाइन में मिल जाएगा। इस लाइन में नहीं मिलता तो दूसरी लाइन को देख लेंगे, ये आगे पीछे ये आंसर इसमें मिलेगा। तो देन इन 1478 द आर्टिस्ट एंड इन्वेंटर लिनार्डो द विंसी डिजाइंड अ सेल्फ प्रोपेलर व्हीकल। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ था, व्हाट डिड द लिनार्डो द विंसी डिजाइंड इन 1478 a self-propelled vehicle on exhibit in museums in Italy, other road vehicles for granted today, या A and B दोनों होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, a self-propelled vehicle। अभी हमने ऊपर रीड किया था तो उसी लाइन में पूरा आंसर दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जो पहला शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ था वो 1 लाइनर हुआ था, यानी क्वेश्चंस आए थे उसमें आंसर लिखना था, वो लिखित एग्जाम हुआ था। और अभी जो 69,000 का एग्जाम हुआ है उसमें बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चंस आए थे, तो हमने इसमें विकल्प बना दिए, लेकिन आया हुआ था वो 1 लाइनर आंसर लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड, और आपके एग्जाम में बहुविकल्पी आएगा। मेंशन अ कॉमन सुइटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी प्रीफिक्स बताना है क्या होते हैं, राइट, फ्रेश और टेक। इसके साथ में कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, इन, री, इन या डिस। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है इन, एक दिया हुआ है री, एक लिखा है इन, एक लिखा है डिस। यानी EN इन ये लिखा हुआ है, RE ये लिखा है, IN इन ये है, और DIS ये है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा प्रीफिक्स लगेगा। प्रीफिक्स होता क्या है, प्रीफिक्स वो होता है जो पहले लगाया जाता है। जैसे हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में होता है प्रीफिक्स, उसको बोलते हैं जो पहले लगता है, यानी उपसर्ग बोल सकते हैं इसको, ये उपसर्ग होते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं, सफिक्स। सफिक्स वो होता है जो लास्ट में लगता है। प्री मीन्स पहले। तो यहाँ पे पहले कौन सा इसमें लगेगा वो बताना है प्रीफिक्स, इन, री, इन या DIS। तो यहां लग जाएगा RE से इसको अगर बनाएंगे रीराइट बन जाएगा। फिर दूसरा फ्रेश तो रिफ्रेश बन जाएगा, और टेक का बनेगा रीटेक, यानी रीटेक मीन्स होता है पुनः प्रयास करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल, इट इज यूनिक अपॉर्चुनिटी एंड द, अ या नन। यानी 4 ऑप्शन दिए हुए इसमें से बताना, और यहां पे लिखा है कि किसमें कौन सा आर्टिकल फिल होगा। इट इज डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी, तो एन होगा, द होगा, या अ होगा, या नन होगा। तो ये 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द।
और दो दो तरीके के होते हैं, एक डेफिनिट होता है एक इनडेफिनिट होता है। तो यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, यहाँ पे फिल होगा यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए क्यों फिल होगा, इट इज अ यूनिक, यूनिक में यह आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे ए फिल किया जाएगा, नहीं आज इसको बोलते हैं वो फिल किया जाएगा। अगर यहाँ पे बोलने में हमारा साउंड होता वॉबल में तब हम एन फिल करते हैं, जैसे एप्पल लिखा हुआ हो, APPLE होता है तो एन एप्पल, एप्पल में क्या आता है ए आता है ना, तो ये स्वर हो जाता तो एन लगाते हैं। तो यहाँ पे यह आ रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए लग जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वॉइस क्या होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। अब इसमें वॉइस पहचानना है, यह सेंटेंस दिया हुआ है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन, यानी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसकी खोज की थी, इन्वेंट किया था टेलीफोन। तो ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, या ए एंड बी बोथ में है, या नन यानी इनमें से कोई नहीं। तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में साधारण वाक्य में लिखा होता है, पैसिव वॉइस में बाई आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये पहचान होती है। तो यहाँ पे हम लोग को ट्रिक सीखनी है, तो एक्टिव वॉइस ये साधारण वाक्य लिखा हुआ है तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा। अगर बाई लगा होता, इज बीइंग लगा होता या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती तब क्या हो जाता, पैसिव वॉइस होता। जहाँ पे पैसिव वॉइस का आएगा वहाँ पे रूल बता देंगे उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इज स्वीट इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट एक सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें बताना है ये स्वीट जो है ये सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है। द मैंगोज इन द बास्केट आर स्वीट, द मैंगोज इन द बास्केट आर स्वीट। अब इसमें यह बताना है जो स्वीट है ये क्या है, सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट बोथ ए एंड बी या एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव भी दे दिया गया है लेकिन हमको ध्यान रखना यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सब्जेक्ट या प्रेडिकेट। ये ध्यान रखिएगा, अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं पूछता तब नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब दिया होता तब एडजेक्टिव हो जाता। तो यहाँ पे सब्जेक्ट या प्रेडिकेट बताना है तब ये स्वीट क्या होगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रेडिकेट को विधेय, ये स्वीट प्रेडिकेट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके शिक्षक भर्ती में आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द सोल्जर फॉट करेज, ये प्रीपोजिशंस फिल करना है। ऑफ OFF ऑफ एक होता है, एक ऑफ होता है, एक इन होता है, एक विद होता है। द सोल्जर्स फॉट विद करेज, अब बोलने से ही पता चल रहा है इसमें क्या आएगा, विद आ जाएगा, यानी जो हमारे सैनिक हैं उन्होंने बहादुरी के साथ लड़ाई की या युद्ध लड़ा, ये हो जाएगा, विद लगेगा यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स में विद फिल होगा, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुट द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब कोई सेंटेंस दिया उसमें करेक्ट प्रोनाउन फिल करना है इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, जो हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है, राहुल सेड टू मी आई वर्क इन एन ऑफिस, और नेक्स्ट सेंटेंस जो बनाया गया ये दिया है, राहुल टोल्ड मी डैट, यहां पे फिल करना है वर्कड इन एन ऑफिस। तब आई को किससे चेंज करेंगे, यानी प्रोनाउन के अनुसार किससे चेंज करेंगे, तो इसका चेंजिंग का रूल होता है सन अपॉन 123, यानी फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई वी आ जाता है, सेकंड पर्सन में आता है यू योर्स आ जाता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट यानी नो चेंज होता है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो आई राहुल, राहुल क्या है सब्जेक्ट हो जाएगा, और सेकंड अगर दिया होता तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, अगर थर्ड पर्सन होता तब नो चेंज होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप लोग पढ़े होंगे ये रूल। ये राहुल लिखा है तो राहुल के साथ में आई ही सी या यू का यूज करेंगे, तो राहुल के साथ में ही का यूज करेंगे, और साथ में देखिए सी भी दिया हुआ है, सी यूज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे कोई गर्ल्स का नाम लिखा होता तब हम सी का यूज करते, तो यहाँ पे ही फिल हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9,
यूज द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कंजक्शंस क्या होते हैं? जो जोड़ते हैं सेंटेंस को। ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड, फाइंड, बट ऑल्सो, इधर, नीदर नॉर या ऑल्सो। तो यहां पे क्या फिल किया जाएगा? तो नॉट ओनली के साथ में किसका यूज करते हैं? बट ऑल्सो का यूज किया जाता है। तो यहां पे क्या लग जाएगा? बट ऑल्सो लगेगा, यानी फिल किया जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। डायरेक्शन, रीड द कॉम्प्रहेंशन पोएट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये पोएट्री यानी एक कॉम्प्रहेंशन टाइप में दिया हुआ है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ERE, इसका मीनिंग बताना है। तो ये सेंटेंस पूरा, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide lodge with me useless though my soul more bent। तो इसके मीनिंग में क्या होगा, इसके मानी क्या होगा, यानी बताना है इसका अर्थ क्या होगा। तो ERE मीन्स क्या होगा? इसको पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। बिफोर होगा, आफ्टर होगा, बिटवीन होगा या अमंग होगा। तो ERE मीन्स क्या होता है? बिफोर, यानी इसके मीनिंग बिफोर माने पहले होता है। तो अर्थ हो जाएगा बिफोर, पहले। आफ्टर होता है बाद में। बिटवीन कहाँ पे यूज किया जाता है? यानी दो लोगों के बीच में बिटवीन यूज किया जाता है। अब दो से ज्यादा लोग जहाँ पे होते हैं वहां पे अमंग का यूज किया जाता है। यानी जहाँ सेंटेंस आएंगे वहां पे इसके बारे में डिटेल बताई जाएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए बिफोर यूज किया जाता है। ये थे इंग्लिश के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी 10 नंबर का आता है आपके एग्जाम में इंग्लिश से, और 10 नंबर का आता है संस्कृत से, और 20 नंबर का आता है हिंदी से। ये टोटल बन जाते हैं 40 नंबर। यानी जो भाषाएं होती हैं हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये भाषाएं हमारे यहाँ जो एग्ज़ाम होता है यूपी का, जो शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होता है उसमें ये 3 भाषाओं को लिया गया है। तो 3 भाषाओं में हिंदी आ जाती है 20 नंबर में, 10 में संस्कृत तो 10 में इंग्लिश। तो हिंदी का आप लोगों का चल रहा है, इंग्लिश के 10 नंबर के ये क्वेश्चन सब चलने लगे। इसी तरीके से 10 नंबर में जो संस्कृत आता है उसके भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस की तरीके से कराए जाएंगे। आप संस्कृत का देख लेते हैं। ये कुछ गद्यांश दिया हुआ है। अब संस्कृत में जो गद्यांश दिया होता है उसकी एक ट्रिक होती है। अगर हम पूरा गद्यांश पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे तो हमारा टाइम उसी गद्यांश में निकल जाएगा। तो पूरा गद्यांश ना रीड करके हम केवल ट्रिक का यूज करेंगे। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बिलोक के इत पदस्य गद्यानेस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। यानी जो बिलोकस्य इत पदस्य है, इस गद्यांश के अनुसार इसका पर्यायवाची क्या होगा ये बताना है। जो बिलोक के है इसके जो बिलोक के पद का पर्यायवाची के रूप में क्या होगा वो भी इस गद्यांश के अनुसार। अब गद्यांश देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमने अंडरलाइन किया हुआ है पहले से, ये दृष्टवा हो जाएगा। दृष्टवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिलोक के इत पदस्य गद्यांश से पर्यायवाची इसका होगा दृष्टवा, यानी दृष्टवा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए बिलोक में प्रत्यय कौन सा होगा, बिलोक में प्रत्यय कौन सा होगा, तो ये होगा ल्यप प्रत्यय। और दृष्टवा जो लिखा हुआ इसमें प्रत्यय कौन सा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्त्वा प्रत्यय। बिलोक में प्रत्यय होगा ल्यप और दृष्टवा में हो जाएगा क्त्वा प्रत्यय। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए बिलोक के इत पदस्य गद्यांश से पर्याय, तो पर्यायवाची क्या होगा बिलोकस्य का, दृष्टवा हो जाएगा। ये तो हमको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर मिल गया। और अगर बिलोक के आ जाए, मान लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है उसमें बिलोक के आ गया, उसमें पूछ लिया जाए बिलोक में कौन सा प्रत्यय है, तो वहां पे लेप प्रत्यय हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय, तो दृष्टवा में क्त्वा प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेकेंड। बालिका शब्द के प्रथम विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। तो बालिका शब्द का जो प्रथम विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा, तो ये बालिका, बालिके, बालिका, बालिकाम, बालिके, बालिका चलता है रूप। तो ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन पूछा गया तो ये हो जाएगा बालिका। अगर इसका द्वितीय बहुवचन पूछते तब भी यही रहता, बालिका ही रहता। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड। पंचग्रामम में कौन सा समास है, यानी पंचग्राम में कौन सा समास होगा, तो ये आप लोग को पता होगा कि द्विगु समास होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें संख्या का प्रदर्शित करता है जो समास, उसमें क्या होता है द्विगु समास हो जाता है।
और संख्या पूर्वे द्विगु ये सूत्र होता है इसका, जिसमें संख्या जिस समास में पहले पता होती है उसमें क्या यूज किया जाता है, कौन सा समास लगता है, उसमें द्विगु समास यूज किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पठनीय पद में कौन सा प्रत्यय है। तो पठनीय में कौन सा प्रत्यय है, अनीयर प्रत्यय या अनीय प्रत्यय। पठनीय में अनीयर प्रत्यय या अनीय प्रत्यय है, और अनीयर प्रत्यय में अनीय शेष रहता है, ये ध्यान रखिएगा। अनीयर प्रत्यय में अनीय शेष रहता है, ये भी पूछ लिया जाता है यूपी टेट के एग्जाम में। और पठनीय, इसको अगर अलग अलग संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा पठ धन अनीयर, और दूसरा अगर बनाया जाए पठ धन अनीय तब ये बनेगा पठनीय, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुत्र अव्यय का क्या अर्थ है। अव्यय क्या होते हैं, कुत्र मीन्स होता है कहाँ या किधर, इसका पहले तो मीनिंग होगा। कुत्र मीन्स क्या होता है, कहाँ, ये कक्षा 6, 7, 8 के संस्कृत में भी आप लोग पढ़े होंगे। कुत्र का यूज, कुत्र मीन्स क्या होता है, कहाँ या किधर। जिसका किसी भी लिंग पुरुष एवं वचन में रूप न बदले वो क्या कहलाता है, अव्यय। अव्यय का कहने का मतलब ये होता है जिसका व्यय ना हो वो अव्यय कहलाता है, यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है वो अव्यय कहलाते हैं। तो कुत्र का अर्थ यहाँ पे हो जाए कहाँ, किधर। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रत्येकम पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। तो प्रत्येकम उपसर्ग निकालना है तो प्रति उपसर्ग इसमें लगेगा, प्रति धन एकम, ये बनेगा संधि विच्छेद अगर किया जाएगा तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, प्रति धन एकम प्रत्येकम। और अगर बोला जाता है तो प्रत्येकम पढ़ते हैं, लेकिन अगर तोड़ने के टाइम पे इसको जब संधि विच्छेद करते हैं तो प्रति एकम, तो प्रति धन एकम बनाते हैं। इसमें पूछ लिया जाए कि संधि कौन सी है, तो इसमें संधि होगी यड़ संधि। यड़ संधि का सूत्र होता है इको यड़चि। और पूछा गया यहाँ पे उपसर्ग, तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 22। ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रत्येकम में कौन सी संधि, यड़ संधि। प्रत्येकम की संधि विच्छेद किया जाए तो प्रतिधन एकम बनेगा, और उपसर्ग कौन सा यूज किया गया, प्रति उपसर्ग यूज किया गया, और संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 22। ये थे इसके कुछ डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एचो अय वायावह सूत्र किस संधि का विधान करता है। तो ये किसका सूत्र है, ये अयादि संधि का सूत्र है। ये किसका सूत्र बनेगा, अयादि संधि का। अयादि संधि में क्या होता है, अय आय औ आओ आता है, यानी जब उसका संधि विच्छेद करते हैं तो आना चाहिए अय आय औ आओ। जैसे दे दिया गया हर ए, इस तरीके से एक दे दिया गया हर ए का करना है, तो बोलने से लगता हर ए, तो हरे इसका क्या बनेगा, हरे धन ए, ये बन जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि होगी, हर ए, अये आ रहा है तो अय, तो ये अयादि संधि हो जाएगा। एक आता है पवन, बहुत पूछा जाता है पवना, इस तरीके से पवन या पवना, हिंदी संस्कृत दोनों का संधि विच्छेद सेम होगा। पो धन अना, यहाँ पे क्या बन जाएगा, पो प्लस अना, ये बनेगा संस्कृत में पो धन अना, पवना। अगर कह दिया जाए पावना तब पो की जगह पे पौ हो जाता है, तो पवना में क्या होगा, अयादि संधि होगी। और एचो अय वायावा किसका सूत्र होता है, अयादि संधि का होता है। सुखार्ता में कौन सी संधि है, अब बताना है सुखार्ता, तो सुखार्ता में कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। सुखार्ता में वृद्धि संधि होगी। अगर समास पूछ लिया जाए तो ये तत्पुरुष समास, और इसमें तृतीया समास होगा, तत्पुरुष का तृतीया होगा। और इसका अगर संधि विग्रह किया जाए सुखार्ता का तो ये सुखेन ऋता बनेगा। इसका संधि विच्छेद सुखार्ता का बनेगा सुखेन ऋता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सा चौरेभ्य विभेत, इस वाक्य में चौराभ्य पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये बहुत पूछा जाता है। इसमें पंचमी विभक्ति का यूज किया गया, क्योंकि पंचमी विभक्ति के लिए हम लोग को रूल ज़्यादातर जो बताया जाता है, जो ध्यान भी रहता है स्टूडेंट्स को, कौन सा ध्यान रहता है, पत्रात, जिसमें ता लास्ट में आता है, वो ध्यान रहता है ना। तो यहाँ पे लेकिन क्या होगा, चौराभ्या में पंचमी विभक्ति होगा। अगर पूछ लिया जाए चौराभ्या में कौन सी विभक्ति होगी तो ये पंचमी विभक्ति होगी। इसका सूत्र भी होता है भीतार्थानाम भय हेतु। ये चौराभ्या चोर से भय,
तो ये इसमें जो सूत्र लगेगा भीतार्थानाम भय हेतु सूत्र का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये गद्यांश दिया हुआ है, दाने तपस शौर्य च विज्ञाने विनय नये विस्मय न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। तो अस्माकं वसुंधरा कीदृशी वर्तते, तो अस्माकं वसुंधरा बहुरत्ना यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। तो इसमें आंसर क्या हो जाए, कीदृशी वर्तते, अस्माकं वसुंधरा कीदृशी वर्तते बहुरत्ना। यानी वसुंधरा मीन्स क्या होता है, पृथ्वी होती, बहुरत्ना मीन्स अनेक रत्नों वाली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अस्माकं वसुंधरा कीदृशी वर्तते बहुरत्ना हो जाएगा। ये थे कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके संस्कृत से रिलेटेड। 10 आपने देखे इंग्लिश से और 10 देखे संस्कृत से रिलेटेड। किस तरीके का पेपर आता है ये आपको पता चल गया। अब किस लेवल के क्वेश्चंस हमको पढ़ने ये भी पता हो गया है। तो आपको अब इसी तरीके से प्रैक्टिस टाइप के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। और हिंदी का आपका चल रहा है तो हिंदी में भी 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट चलेगा। और जहाँ पे जो भी जैसे एक्टिव पैसिव इंग्लिश का हो गया तो एक्टिव पैसिव की ट्रिक होती वो ट्रिक आपको बता दी जाएगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ट्रिक होती वो ट्रिक बता दी जाएगी। जहाँ पे जिसकी भी ट्रिक्स हैं वो ट्रिक्स बता दी जाएंगी डिटेल में। बाकी आपका जो टेस्ट 1 टेस्ट 2 इस तरीके से प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। सारे सब्जेक्ट जितने आपके 14 सब्जेक्ट्स एग्जाम में आते हैं सारे सब्जेक्ट्स आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। ये जितने भी सब्जेक्ट्स आपके इसमें पूछे जाते हैं शिक्षक भर्ती में या केवीएस में, DSSB PRT में, सारे के सारे सब्जेक्ट्स एकमात्र चैनल टारगेट क्लासेज विद हरीश सर, इस पे आप लोग को मिलेगा। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और कम से कम 5 दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर दीजिए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। आप लोग यूट्यूब पे जैसे ही टारगेट क्लासेज विद हरीश सर सर्च करेंगे आपको हमारे चैनल का लोगो इस तरीके का मिलेगा। वहाँ पे जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि हमने सारी वीडियोस की लिंक प्लेलिस्ट में दे दी है। सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में पिनअप कर दी हैं, चाहे सीटेट की हो, चाहे तो सुपर टेट की हो, केवीएस PRT हो, DSSB PRT हो, TGT PGT फिजिकल एजुकेशन हो, सारी क्लासेस आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।